देखिए, अदर फोर फेसेस के क्रॉस आप ही को फाइंड करना होगा। इस फेसेस सबका नाम दिया था ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ओरिजिन माना था क्यूब के सेंटर को। इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस का सिलेक्शन किए थे। ये साइड लेंथ dx, ये साइड लेंथ dy और ये साइड लेंथ dz। तो हम आपको सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया था EFGH के क्रॉस। सरफेस इंटीग्रल क्रॉस EFGH ये आया था, ये आया था कितना? ये आया था Vx प्लस डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx बाई 2 इंटू dy dz। यह इतना आया था। जब आप सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस जस्ट इसका ऑपोजिट फेस दैट इज ABCD, इस फेस के क्रॉस जब निकाला तो ये आया था, बाहर में एक माइनस आया था और अंदर में भी यहां प्लस की जगह माइनस। डेल Vx बाई डेल एक्स इंटू dx बाई 2 और बाहर में dy dz। यही सब कुछ था, बस साइन में बाहर में भी निगेटिव साइन आगे आया था और बीच में भी यहाँ निगेटिव साइन। ये दो ठो फाइंड किए थे। अब इसी दो का देखो ना पैटर्न आप और निकाल दे क्या कि हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दें, फिर ट्राई करोगे? और एगो निकाल के दिखावें क्या? यस सर, निकाल दीजिए एक और। एक और दूसरे डायरेक्शन में निकाल के एक दिखाइए और सर। निकाल दें। यस सर। आप CDEH के क्रॉस निकालोगे। मान लो CDEH के क्रॉस, सरफेस इंटीग्रल क्रॉस CDEH तो देखिए कि ये जो फेस है खुद एक एलिमेंट है। ये सब खुद एक एलिमेंट है। कोई भी फेसेस लोगे आप इसमें से, वो एक खुद एलिमेंट है, क्योंकि उसका साइज देखिए ना, dx dy dz बहुत छोटा साइज है, वो सब खुद एक एलिमेंट है। तो ऐसे तो रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि जिस फेसेस के सरफेस के क्रॉस सरफेस इंटीग्रल निकालना, उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना। तो आपको फिर से कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये सब खुद एक एलिमेंट है। और उस एलिमेंट के पोजीशन पर एक वेक्टर फंक्शन चाहिए। लेकिन हम लोग वो वेक्टर फंक्शन कहां जान रहे हैं? ओरिजिन पर। हम लोग जो वेक्टर फंक्शन माने हुए हैं वो ओरिजिन पर माने हुए हैं, वेक्टर भी। ये वेक्टर भी है, जूम किया था हम लोग Vxi प्लस Vyj प्लस Vz के, ये एट ओरिजिन। और जबकि चाहिए आपको इस एलिमेंट के पोजीशन पर का वेक्टर फील्ड। जिस एलिमेंट के क्रॉस निकालना है सरफेस इंटीग्रल, उस एलिमेंट के पोजीशन पर वेक्टर फील्ड चाहिए। तो मान लो सपोज करो जब हम यहां से यहां जाएंगे तो ये वेक्टर भी चेंज होके V3 बन गया। यही वेक्टर भी चेंज होके V3 बन गया, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है। थोड़ा भी इधर उधर खिसकोगे इस वेक्टर में चेंजिंग होगा। तो इस एलिमेंट के पोजीशन पर सपोज करो कि वो वेक्टर भी नहीं है, वो वेक्टर भी चेंज होके V3 बन जाता है। तो पहले सबसे पहले आपको ये बात मेंशन करना होगा, लेट वेक्टर भी चेंजेज टू वेक्टर V3 as we goes from origin to this element.
इस ओरिजिन से आप इस एलिमेंट के पोजीशन पर जाएंगे तो वो वेक्टर v से v3 बन गया। तो अब सब कुछ तो हो गया, ये आपका वो एलिमेंट है और इस एलिमेंट के पोजीशन पर एक वेक्टर फंक्शन v3 हो गया, इसका अपना एक एरिया वेक्टर होगा वेक्टर ds। तो फिर क्या करते हो, इस वेक्टर v3 का इस एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, वही सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा उसके क्रॉस का। देन सरफेस इंटीग्रल across CDEH is equal to vector v3 dot vector ds। और इस दोनों को यूनिट वेक्टर में लिख लेना। इस वेक्टर v3 को यूनिट वेक्टर में लिखने चलोगे तो ये v3xi प्लस v3yj प्लस v3zk डॉट वेक्टर ds। और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये डायमेंशन dz है और ये डायमेंशन dx है, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड dx इंटू dz, एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dx इंटू dz। और डायरेक्शन किधर होगा एरिया का, आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज इधर। इस एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा, इधर जाना यानी y एक्सिस की तरफ जाना, तो डायरेक्शन में j कैप लगाओगे प्लस j कैप वेक्टर ds। तो ये हुआ एरिया वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, ये मैग्नीट्यूड हुआ एरिया वेक्टर का और ये डायरेक्शन हुआ। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना, तो डॉट प्रोडक्ट करो तो खाली j डॉट j वाला बचेगा और i डॉट j वाला 0 हो जाएगा, k डॉट j 0 हो जाएगा, यानी सिंपली ये हो जाएगा 0 प्लस v3y इंटू dx dz, और फिर ये 0 हो जाएगा। ये हुआ, ये भी कंप्लीट नहीं है, अब आपको v3 फाइंड करना पड़ेगा, v3y, इस वेक्टर v3 का y कंपोनेंट निकालना होगा। हमको ओरिजिन पर का y कंपोनेंट पता है, वेक्टर भी नन है, ये नन वेक्टर है, ये वेक्टर नन है मींस इसका x y z कंपोनेंट भी नन है, यानी हम लोग ओरिजिन पर y कंपोनेंट को जान रहे हैं। और जबकि जरूरत है यहाँ का y कंपोनेंट का, तो फिर वो रूल्स बताया था आपको कि फाइनल वैल्यू जो होता है वो इनिशियल वैल्यू, यानी वहां का y कंपोनेंट जो होगा वो बराबर होगा ओरिजिन पर वाला y कंपोनेंट में ही क्या करना, ऐड कर देना चेंज कितना हुआ। कितना चेंज हुआ उसके लिए क्या करते हो, इसका रेट ऑफ चेंज पहले निकालोगे, डेल वी वाई बाई डेल वाई। वी वाई में चेंजिंग हो रहा है तो वी वाई का रेट ऑफ चेंज निकालना है। आप ओरिजिन से यहां जा रहे हो तो y कंपोनेंट में चेंजिंग हो रहा है, तो y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे। और किस दिशा में जा रहे हो, y डायरेक्शन में जा रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन वी वाई। और इनटू विड्थ, तो ओरिजिन से यहां का विड्थ dy बाई 2, dy बाई 2। ओरिजिन आप क्यूब के सेंटर पर माने, ये उस सरफेस से सरफेस का दूरी dy है, तो ओरिजिन से उस सरफेस पर जाइएगा तो dy बाई 2। ये हुआ v3y। तो आप 10 इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस CDEH, v3y की जगह ये जो निकाला वो डाल दीजिए, vy प्लस डेल vy बाई डेल y इंटू dy बाई 2, और बाहर में है कितना यहाँ पर dx dz। यही हुआ उस फेस के क्रॉस का सरफेस इंटीग्रल।
अब जब इसके जस्ट सामने वाला फेस ABGF के क्रॉस निकालिएगा तो इसी में क्या होगा, यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां बाहर में भी माइनस आ जाएगा, जैसे इसमें करके दिखाया था। इसमें किया था तो जो भी था, लेकिन इसके जस्ट निगेटिव ऑपोजिट एक्सिस वाला पर जो फेस है उसमें बाहर में भी माइनस आ गया था और अंदर में भी माइनस आ गया था। या फाइंड करना हो तो फिर क्या करना, इस फेस पर एक न्यू वेक्टर V4 मान लोगे। मान लो कि ये वेक्टर V चेंज होके V4 हो गया, फिर इसका अपना एरिया वेक्टर होगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा। अब तो कम से कम सिमिलरली कर दे हम लोग, क्या बोलो? और एग्जाम में भी सिमिलरली करना है, सबको नहीं दिन दिखाने जाएंगे सारे फेसेस, 6 फेसेस के क्रॉस सरफेस इंटीग्रल। 2 3 4 फेस के क्रॉस निकालेंगे और सिमिलरली कर देंगे। तो सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस ये फेस है ABGF। इसमें क्या करना, बाहर में भी माइनस लगा देना और अंदर में भी माइनस लगा देना। यहां देखो ये निगेटिव एक्सिस पर है, जो पॉजिटिव एक्सिस पर है उसमें बाहर में भी प्लस अंदर में भी प्लस, और जो निगेटिव एक्सिस पर होगा उसके बाहर अंदर दोनों जगह माइनस डालना। अब चलो, अब 2 फेसेज और है, एक ये फेस, वही ना, हाँ, एक ये फेस और एक ये फेस। तो अब चले हम लोग ADEF के, मान लो ADEF पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, ADEF फेस पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, तो ये BCHG फेस को निगेटिव जेड एक्सिस पर मान के चलेंगे। सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस ADEF, यदि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है रखा हुआ, देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर वाला कर लिया, निगेटिव वाई एक्सिस पर वाला कर लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर था रखा हुआ, इसके क्रॉस कर लिया, फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पर ये था रखा हुआ, उसके क्रॉस निकाल लिया। तो अब जेड एक्सिस पर रखा हुआ फेसेस बचा हुआ है ओनली, तो इसमें क्या करोगे, यहां पर VZ प्लस डेल VZ बाई डेल जेड इंटू DZ बाई 2। और एक चीज और देखो, आप अंदर में सब जगह VY था तो बाहर में XZ था, अंदर का सब सिंबल Y के टर्म्स में था तो बाहर में XZ था। सिमिलरली अंदर में यहाँ सब सिंबल Z के टर्म्स में है तो बाहर में XY होना चाहिए, यानी DX DY। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस वाला फेस के क्रॉस के लिए। फिर निगेटिव जेड एक्सिस के क्रॉस जो फेस होगा, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस वो फेसेस को हम यदि समझे कि BCHG है, तो ये हो जाना चाहिए बाहर में भी माइनस, यदि निगेटिव, और अंदर में भी माइनस डेल VZ बाई डेल जेड इंटू DZ बाई 2 और बाहर में DX DY। तो ये हुआ 6 फेसेस के क्रॉस का सरफेस इंटीग्रल। अब आपको पूरे क्यूबिकल क्लोज सरफेस के क्रॉस का सरफेस इंटीग्रल निकालना है, इस सब को ऐड करेंगे। तो अब हम लोग सब इस 6 को एक जगह मेंशन करते हैं, ऐड करेंगे तो उसमें सुविधा होगा। देखना, उतार लिया ना सब? देखो 10 सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस
ए बी सी डी आया था वी एक्स प्लस डेल वी एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, बाहर में डी वाई डी जेड। जब उसका ऑपोजिट फेस ए बी सॉरी 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 ये ई एफ जी एच के अक्रॉस इतना आया था, ई एफ जी एच के अक्रॉस इतना, इसका जस्ट ऑपोजिट फेस का निकाला था ए बी सी डी का, तो ये बाहर में माइनस आया और अंदर में भी माइनस आया था। फिर सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस सी डी ई एच निकाला, सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस सी डी ई एच, तो ये आया था बाहर में भी प्लस आया था और अंदर में भी प्लस। देखो अंदर में ये सब ये एक्स के टर्म्स में था तो बाहर में वाई जेड, यहां अंदर में वाई के टर्म्स में है तो बाहर में एक्स जेड, यानी डी एक्स इंटू डी जेड। और ई एफ जी एच का जस्ट अपोजिट फेस ए बी जी एफ के क्रॉस निकाले थे, तो बाहर में भी माइनस और अंदर में भी माइनस कर दो, इसी में सब कुछ वही रहेगा, खाली साइन माइनस कर दिया गया। फिर सरफेस इंटीग्रल क्रॉस एडीईएफ फाइंड किया था, एडीईएफ, ये बाहर में प्लस साइन, ये भीजेड प्लस डेल भीजेड बाई डेल जेड इंटू डी जेड बाई टू, और बाहर में डी एक्स डी वाई, और इसके ऑपोजिट फेस बीसी एच जी, बीसीएचजी के क्रॉस निकाले तो यहां बाहर में भी निगेटिव और अंदर में भी निगेटिव। ये आया था 6 सरफेस के क्रॉस का सरफेस इंटीग्रल। तो अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करोगे तो ये तब लेफ्ट साइड क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड बोलोगे सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस होल क्यूबिकल सरफेस, ये लैंग्वेज बोलना पड़ेगा आपको लेफ्ट साइड में। यदि ऐड कर देते हो तो क्या रीड करोगे, अब सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस होल क्यूबिकल सरफेस, यानी क्लोज्ड सरफेस बोलिए, समझिए उसको। अब इधर ऐड करेंगे तो देखो क्या क्या बात है यहां पर। देखिए ये प्लस वी एक्स और ये माइनस वी एक्स, देखिए यहाँ पर माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई माइनस वी एक्स, ये कट जाएगा, ये प्लस वी वाई ये माइनस वी वाई ये कैंसिल होगा, ये प्लस वी जेड ये माइनस वी जेड कैंसिल होगा। दूसरा बात कि ये जितना प्लस में है ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, वो भी उतना ही हो जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो 2 इंटू इतना कर दो, तो ये भी माइनस माइनस प्लस उतने ही आ जाएगा, वो 2 इंटू उतना कर दोगे आप उसको, यानी 2 इंटू डेल वी एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू, अब बाहर में था डी वाई डी जेड। सिमिलरली यहां देखिए जितना ये प्लस साइन में है उतना ही ये भी है माइनस माइनस प्लस साइन, ये भी यहां भी हो जाएगा उतना ही, ये भी हो जाएगा 2 इंटू इतना प्लस 2 इंटू डेल वी वाई बाई डेल वाई डी वाई बाई टू इंटू डी एक्स डी जेड, ये भी हो जाएगा 2 इंटू डेल वी जेड बाई डेल जेड डी जेड बाई टू डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा। उतारो सब पहले पूरा, तो ये 2 सबको काट दोगे,
तो क्या हुआ देखिए, dx इंटू dy इंटू dz तीनों में बच जाएगा। अंदर में बच रहा है डेल vx बाय डेल एक्स प्लस डेल vy बाय डेल वाई प्लस डेल vz बाय डेल z, ये अंदर में बचा। और dx इंटू dy इंटू dz तीनों में कॉमन है, वो कॉमन कर दिया। ये निकला है सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस होल क्यूब, ध्यान देना। और ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये डाइव v का फॉर्मूला है, ये डाइव v का, डाइव वेक्टर v। और ये क्या, ये dv, स्मॉल वॉल्यूम dv। क्या हुआ लास्टली, आप चले थे इस क्लोज्ड सरफेस के क्रॉस सरफेस इंटीग्रल फाइंड करने वेक्टर v का, और निकला उस वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर। आप चले थे सरफेस इंटीग्रल निकालने ऑफ वेक्टर v अक्रॉस दिस क्लोज्ड क्यूबिकल सरफेस, लेकिन आया किसके बराबर, उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर निकल के आया। यही तो प्रूव का, यही तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था कि किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल अक्रॉस ए क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। यही तो था सर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो आप चले थे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v across this cubical surface, across this cubical surface, जिसको आप मैथमेटिकली वेक्टर v डॉट ds से डिनोट करोगे। इंटीग्रल का साइन नहीं देंगे इसमें, क्योंकि स्मॉल क्यूब है, स्मॉल सरफेस हो तो फिर इंटीग्रल का साइन देना नहीं है, लेकिन बोलेंगे हम लोग इंटीग्रल, इंटीग्रल का साइन है नहीं, लेकिन बोला जाता है इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर v अक्रॉस दिस स्मॉल क्यूबिकल क्लोज सरफेस। और ये आया निकल के डाइव v dv के बराबर। यदि बड़ा कोई सरफेस होता तो आप फिर इंटीग्रल का साइन आप देते, लेकिन क्लोज्ड सरफेस था ना ये, क्लोज सरफेस का सिंबल दो यहां। प्रूव्ड, यही तो था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन अक्रॉस ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। देखो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। लेकिन अब डाइवर्जेंस, कोई वेक्टर फंक्शन के डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग भी यहां से पता चलेगा, इस वेक्टर v का फिजिकल मीनिंग पता चलेगा आपको। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस को यहां पर कर ही लो। ये क्लियर हो गया, प्रूव्ड हुआ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ना। यस सर। क्या, यस सर। तो देखो ना ये डाइवर्जेंस डाइव v के बराबर है ये। तो देखिए टॉपिक बना दो यहां पर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। पहले तो अभी अभी फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम
ये वेक्टर v डॉट ds across a closed surface equal to volume integral of divergence of that vector। तो मैथमेटिकली देखे तो डाइव भी किसके बराबर आ रहा है, इतना डिवाइडेड बाय डीवी, इतना डिवाइडेड बाय डीवी यूनिट एंड डायमेंशन से चेक करें तो। और ये क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स ऑफ द वेक्टर वी, और उधर से डीवी नीचे आ गया, यानी फ्लक्स ऑफ वेक्टर वी पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिफिनीशन हो जाएगा डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन will be equal to flux of that vector across a closed surface per unit volume। लेकिन ऐसे मीनिंग नहीं चलेगा, ये तो डिफिनीशन देगा डाइवर्जेंस का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ये हुआ डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग। लेकिन हम लोग को फिजिकल मीनिंग पता चलेगा तब जब आप इस वेक्टर v को एक कोई फिजिकल क्वांटिटी मान ले वो लिक्विड का वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है लिक्विड का जो कोई ट्यूब के क्रॉस फ्लो कर रहा है। ट्यूब भी एक क्लोज सरफेस होता है, तो उस केस में वेक्टर v डॉट ds क्या डिनोट करेगा, ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी यूनिट हो, 1 हो। Consider flow of liquid across a tube. The density of liquid is 1. यूनिट डेंसिटी का लिक्विड हम लोग एज्यूम कर ले, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1। अब पता करते ये क्वांटिटी क्या बताना चाहता है लिक्विड का। ये वेक्टर v डॉट ds लिक्विड का कौन चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता है। एक्चुअली ये क्वांटिटी जो है ये रेट ऑफ मास ऑफ लिक्विड इंटर इनटू द ट्यूब, इस क्वांटिटी को बताता है। यदि वेक्टर भी लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर हो, जो कोई ट्यूब के क्रॉस फ्लो हो रहा हो, ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी 1, तो ये क्वांटिटी का फिजिकल मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड या मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेस अक्रॉस द ट्यूब पर यूनिट टाइम। देखो कैसे, तो लिख पहले इसका मीनिंग लिख दें। देन वेक्टर v डॉट ds इज एक्चुअली रेट ऑफ मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेज। अब क्रॉसेज इनटू भी हो सकता है या आउट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग अक्रॉस द ट्यूब लिख दे रहे हैं सिंपली। फिजिकल मीनिंग समझना है तो मैथमेटिकली हम लोग डिस्क्राइब कर लिया। फिजिकल मीनिंग जानने के लिए इस वेक्टर v को कोई फिजिकल क्वांटिटी मानना पड़ेगा। एक फिजिकल सिचुएशन लिया हम लोग, एक फिजिकल सिचुएशन लिया, कौन, फ्लो ऑफ लिक्विड अक्रॉस ए ट्यूब। तो वहां पर के लिए ये भी क्या हो सकता है, लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है। फिजिकली मैच करवाना है आपको, इस कंसेप्ट का मीनिंग देखना है तो एक फिजिकल सिचुएशन इमेजिन करोगे, एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इमेजिन किया, एक लिक्विड लिया जिसका फ्लो हो रहा है, उस लिक्विड का डेंसिटी 1 रखा, तो ये क्वांटिटी का ये मीनिंग आता है। अब कैसे, ये थोड़ा अलग से आप देखो कैसे इस क्वांटिटी को ये बात हम लिख दिया।
ऐसा है, देखिए मान लीजिए एक एरिया इमेजिन कर रहे हो, डीएस एरिया, इसका एरिया का वैल्यू डीएस, और ये इसके क्रॉस एक लिक्विड इंटर कर रहा है, इसमें v वेलोसिटी से ये लिक्विड इंटर कर रहा है। तो सपोज करो dt टाइम में ये लिक्विड मूव करके यहाँ पर आया, ये dt टाइम में ये लिक्विड मूव करके यहाँ पर आ गया। सपोज करो ये क्यूबिकल रीजन को सपोज कीजिए ये क्रॉस किया, ये लिक्विड dt टाइम लगा लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक आने में, अभी वेलोसिटी से इंटर कर रहा था। तो एक ट्यूब बना यहाँ पर, इस ट्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा वेक्टर v dt, वेलोसिटी इनटू टाइम, और एरिया है ds। तो एक ट्यूब बना यहाँ पर, उस ट्यूब की लंबाई समझेंगे, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ds एरिया के क्रॉस लिक्विड भी वेलोसिटी से फ्लो किया, तो dt टाइम में लिक्विड कितना ट्रेवल करेगा, v dt अमाउंट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लिक्विड। एक ट्यूब इमेजिन कीजिए, वहां पर लिक्विड से रिलेटेड एक ट्यूब जिसका लेंथ हो जाएगा v dt। और आपको पता है यदि सिलेंडर होता है, सिलेंडर का ये लेंथ है l सपोज करो, और ये एरिया है a, इसका वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। यहां पर भी हम लोग इसका ये एरिया और इंटू ये लेंथ कर दे तो इसके अंदर का जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गुने हाइट, ये वॉल्यूम। हमको इस रीजन के अंदर का लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए ना, ये लिक्विड का फ्लो हो रहा है ना, तो फिर इसका वॉल्यूम हो जाएगा यहां भी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये लेंथ। तो dt टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटर करेगा उसमें, उस ट्यूब में। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसेस इन टाइम dt थ्रू एरिया ds, ये हो जाएगा भी मैग्नीट्यूड लेते हैं वेलोसिटी का, चलो वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू dt, ये हो गया वॉल्यूम। सब कुछ वही कीजिए, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये वेलोसिटी इंटू टाइम लेंथ के बराबर है। लिक्विड का वेलोसिटी है v, dt टाइम में वो इतनी दूरी ट्रेवल करेगा लिक्विड, और वो इतना ds एरिया के क्रॉस किया है, तो बताओ dt टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉस किया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ की जगह v dt। तो यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस किया, तो इसमें dt से डिवाइड कर देंगे, ये dt टाइम वाला वॉल्यूम है। देखिए ये हम लोग को तो ऐसे एग्जाम में लैंग्वेज में लिख देना होता है, इफ वेक्टर v will be the velocity of a liquid crosses across a tube having density 1, then dive v का फिजिकल मीनिंग होता है mass of liquid crosses through the tube per unit time per unit volume। ये फिजिकल मीनिंग है, लेकिन इतना को समझने के लिए, इतना को गौर करने के लिए ये सब बात थोड़ा सुनना पड़ेगा। वो बात अभी हम नहीं लिखे हैं, फिजिकल मीनिंग अभी लिखे नहीं है, उस पर पहुंच रहे हैं हम लोग। पहले तो इस वेक्टर v डॉट ds का मीनिंग समझाने चल दिए। यदि वेक्टर v वेलोसिटी वेक्टर हो लिक्विड का, ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी हो 1, तो वेक्टर v डॉट ds का फिजिकल मीनिंग ये होगा। कैसे ये फिजिकल मीनिंग हुआ, वो चीज को हम लोग अलग से यहाँ डिफाइन करके देख रहे हैं। आपको अपना समझाना, ये सब एग्जाम में नहीं डालना है, सब बात आपको। तो अब देखिए, हम एक
लिक्विड को फ्लो किया, फ्लो करवा रहे हैं ds एरिया के थ्रू v वेलोसिटी से, तो dt टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा। इसमें यदि लिक्विड का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। वो बात बोलेंगे dt टाइम में इतना मास ऑफ लिक्विड क्रॉस किया, तो मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेस थ्रू एरिया ds इन dt टाइम, ये वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी गुने वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी तो 1 माने हो, यूनिट डेंसिटी का माने हो ना, तो यही क्वांटिटी जो वॉल्यूम खाली बोल रहे थे, अब ये मास भी बोल सकते हो लिक्विड का, क्योंकि डेंसिटी 1 मान रहे हैं आप लोग। ये हुआ मास ऑफ लिक्विड क्रॉसेज इन टाइम dt थ्रू एरिया ds। अब dt से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ मास हो जाएगा, रेट ऑफ मास क्रॉसेज थ्रू एरिया ds रेट हो जाएगा। टाइम से डिवाइड करते हैं कोई क्वांटिटी को तो वो रेट कहलाता है उस क्वांटिटी का। तो क्लियरली रेट ऑफ मास crosses through एरिया ds, ये हो जाएगा ds भी dt डिवाइडेड बाय dt, टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये सिंपली आया v ds। अब देखो यहां पर क्या है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम है, और यदि ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम यदि नहीं होता, तो फिर यहां पर डॉट प्रोडक्ट तब cos थीटा आता। यहां ऐसा केस देखिए, हमने जो काम किया वो उसमें ऐसा काम किया जब लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर एरिया वेक्टर की तरफ था तो उसके लिए किया, और यदि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होता, यदि ऐसा सिचुएशन होता, मान लो ये आपका ट्यूब था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सपोज करो ये था, लेकिन लिक्विड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे इंटर किया रहता, यदि लिक्विड इस तरह से लिक्विड को ऐसे इंटर करवा रहे हो आप, एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर लिक्विड को यदि इंटर करवा रहे हो, तो इस केस में वेक्टर v का ये कंपोनेंट यूज करना पड़ता आपको। अब वेक्टर v का इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा आता, तो उस केस में इस फिगर को आप ऐसे कर सकते थे, इधर एरिया वेक्टर और इधर v का v नहीं लेंगे तब v cos थीटा लेंगे। यदि अभी भी डायरेक्शन को सेम करवाना चाहते हैं v और वेलोसिटी और एरिया का, तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा v cos थीटा, तो उस केस में v cos थीटा आता है, यहां पर v cos थीटा इंटू ds आता। इधर तो लिख लिए होगे ना, उतारो पहले सबको। तो यहां पर सिंपली v ds आया, ये तो तब आया सिंपली v ds जब एरिया के डायरेक्शन में ही लिक्विड को इंटर करवाया था। जब एरिया के डायरेक्शन में इंटर नहीं करवा के कोई अदर डायरेक्शन में लिक्विड को इंटर करवाए होते, ये केस देखो,
तो उस केस में भी आप इसको इस भी का ये कंपोनेंट यूज कर लेता यहाँ। तो इस केस में जो रेट ऑफ मास का जो आता, रेट ऑफ, इसको डायरेक्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं। इतना जो बात बोला कि रेट ऑफ मास क्रॉसेस थ्रू एरिया ds, सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ लिक्विड। तो इस केस में ये vds cos थीटा आता, यदि अदर एंगल पर एंटर करवा रहे हैं तो। यही ना हो गया वेक्टर v डॉट ds, vds cos थीटा को वेक्टर v डॉट ds। तो क्लियरली वेक्टर v डॉट ds का क्या फिजिकल मीनिंग? रेट ऑफ मास क्रॉसेस थ्रू एन एरिया ड्यूरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड हैविंग डेंसिटी यूनिट। ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी 1 हो, वो किस रेट से फ्लो कर रहा है वो क्वांटिटी को ये बता रहा है। और ये क्वांटिटी अभी अभी हम लोग देखा, ये आया था इक्वल टू डाइव v इंटू dv। तो डाइव v बराबर हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाय dv। तो चूंकि अभी अभी यदि सरफेस क्लोज्ड है उसमें फिजिकल मीनिंग निकल रहा है, आपको क्लोज सरफेस के लिए फिजिकल मीनिंग निकल रहा है। तो चूंकि वेक्टर v डॉट ds इक्वल टू डाइव v dv, ये हम लोग अभी देखा फॉर क्लोज सरफेस के लिए। तो v डॉट ds डिवाइडेड बाय dv इक्वल टू डाइव v, इसका फिजिकल मीनिंग अभी अभी हम लोग ढूंढा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास और ये वॉल्यूम। तो डायरेक्ट क्या बोल, तो डाइव v को अब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। thus डाइव v physically represent, डाइव v physically represent rate of flow of liquid per unit volume। ये फिजिकल, यदि वेक्टर भी लिक्विड का वेलोसिटी हो उसके लिए ये मीनिंग है। फिर अदर कोई भी वेक्टर होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, तो फिर वहां पर उसका मीनिंग चेंज करेगा, इसका मीनिंग वो भी बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी लेकर के इसका फिजिकल मीनिंग बता दे रहे हैं। ये तो लिक्विड का वेलोसिटी से लेकर के हम लोग मीनिंग समझा इसका। ऐसे मैथमेटिकली यदि वेक्टर v को नहीं जान रहे हो कि क्या है, इतना तो बोल सकते हो फ्लक्स, इसको फ्लक्स तो बोल सकते हो उस वेक्टर का, फ्लक्स ऑफ द वेक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। फ्लक्स ऑफ द वेक्टर अक्रॉस ए क्लोज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, इतना तो बोल सकते हैं। यदि वेक्टर v को नहीं जान रहे तो डायरेक्ट इसको फ्लक्स तो बोल सकते हो, वेलोसिटी फ्लक्स। इसको यदि वेक्टर भी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी फ्लक्स, लिक्विड का वेलोसिटी फ्लक्स। और करके जनरलाइज कर दे इस रिजल्ट को हम लोग कि फ्लक्स ऑफ वेक्टर
पर यूनिट वॉल्यूम is equal to divergence of that vector. और 12 लेवल में फ्लक्स जब निकालते थे हम लोग इलेक्ट्रिक के फ्लक्स, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी है फ्लक्स में। ऐसे मैथमेटिकली भी देखो, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो दो क्वांटिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों पॉसिबिलिटी है। तो फिर इसका क्या फिजिकल मीनिंग? यदि जीरो आ गया डाइव भी, तो उसका क्या यदि पॉजिटिव आया डाइव भी का वैल्यू, तो उसका क्या फिजिकल मीनिंग? निगेटिव आया तो क्या फिजिकल मीनिंग? तो ये तो ऑल ओवर सिंपली डाइव भी का फिजिकल मीनिंग हुआ। अब डाइव भी का प्लस माइनस जीरो आना, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस? इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, क्योंकि ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस? देखिए, डाइव भी मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब सिंपली समझे ना, फ्लक्स में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डाइव भी है। और यदि डाइव भी जीरो आ गया, इफ डाइव भी बराबर जीरो अक्रॉस ए क्लोज सरफेस, अब यदि ये लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर हो, कोई ट्यूब से क्रॉस कर रहा होगा, तो वहां के लिए इसका मीनिंग समझे। इसका मीनिंग ये होता है कि जितना लिक्विड इंटर किया पर यूनिट टाइम, उतने ही लिक्विड बाहर चला गया पर यूनिट टाइम। थोड़ा भी लिक्विड इस ट्यूब के अंदर स्टोर नहीं हुआ, ये मीनिंग समझना। अभी डाइव भी को देखा था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी वो जीरो। अभी अभी हमने ये चीज तो प्रूव किया, डाइव भी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जीरो होना मीन्स इसका जीरो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को जीरो होना। और फ्लो का रेट जीरो कब होता है? जब जिस रेट से इंटर किया उसी रेट से बाहर चला गया। रेट का जीरो होना, अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेज इनटू द ट्यूब will be equal to amount of liquid crosses out through the tube. ये मीनिंग समझना इसका। Then it means that amount of liquid crosses into the tube, अंदर में जितना क्रॉस किया, will be equal to amount of liquid crosses out the tube. ये मीनिंग समझना डाइव भी जीरो होने का। यदि वेक्टर भी लिक्विड का वेलोसिटी वेक्टर हो, तो उसके लिए ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जितना लिक्विड इंटर किया उतना लिक्विड बाहर गया। इसको कहीं कहीं
क्या क्या और लैंग्वेज मिलेगा? ये बोला जाएगा कि दैट इज नो एनी अमाउंट ऑफ लिक्विड स्टोर्ड इनसाइड द ट्यूब। ये भी मीनिंग हुआ। बहुत तरह से बुक वाले लोग लिखेगा सेंटेंस, उसका मीनिंग सब कितना निकल के आता है ये। इट कैन ऑल्सो से दैट नो एनी अमाउंट ऑफ लिक्विड stored inside the tube। एक मीनिंग और आता है, एक मीनिंग और कभी कभी क्या लिखा हुआ रहेगा राइटर लोग, ट्यूब हैज नो सिंक और सोर्स। ट्यूब में कोई सिंक नहीं है ना कोई सोर्स है, मतलब ट्यूब में कोई छेद कर देना। यदि ट्यूब में छेद कर देते तो जितना लिक्विड डालते क्या उतना बाहर निकलता? नहीं निकलता, तब तो कुछ नीचे इधर से नीचे गायब हो जाता ना। जितना डाल रहे हो उतने ही निकल रहा है लिक्विड, ये मीनिंग हम पहले लिख दिया। इसका मतलब ट्यूब में कहीं होल नहीं है, सिंक नहीं है, या ट्यूब जा रहा था ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई दूसरा ट्यूब उसमें अटैच हो गया हो, यानी कोई सोर्स नहीं हो। तो इसका ये भी एक मीनिंग कि ट्यूब हैज नाइदर सोर्स, ट्यूब हैज नाइदर सोर्स और सिंक। नहीं होता, कोई पाइप जा रहा था उसमें लिक्विड भेज रहे थे, जिस रेट से लिक्विड एक एंड पर डाल रहे थे उसी रेट से लिक्विड दूसरे एंड पर निकल रहा था। तो उस केस में डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर 0। लेकिन बीच में कहीं कोई दूसरा पाइप उप लग गया हो, उधरों से वाटर आ रहा हो, तो फिर जितना डालोगे उतना वहां नहीं निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो उसमें हुआ कि ट्यूब हैज सोर्स। और कहीं छेद हो गया हो उस ट्यूब में, लिक्विड बीच रास्ता में थोड़ा गायब हो जाता होगा, दैट इज ट्यूब हैज सिंक। उस केस में जितना डालिएगा उससे कम निकलेगा। देखिए ये एक सिंगल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका कितना बड़ा बड़ा मीनिंग निकल के आता है। मैथमेटिक्स यही तो है कि एक लैंग्वेज को, अनेक शब्द को आप एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब हम लोग इसका मीनिंग को, हाँ इसका तो जीरो वाला मीनिंग समझा। अब पॉजिटिव क्या होने से क्या समझना, निगेटिव होने से क्या समझना इसको, वो देखो। इफ डाइव भी विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ amount of liquid crosses into the tube से ग्रेटर होगा amount of liquid crosses out through the tube। The amount of liquid crosses out will be greater than crosses into। और यहां पर मीनिंग ये होगा कि ट्यूब हैज सोर्स, ट्यूब हैज सोर्स। ट्यूब में कहीं सोर्स है, तब ना डाले जितना उससे ज्यादा निकला, तो डाइव भी पॉजिटिव। यानी ट्यूब के अंदर कहीं सोर्स है। अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करेंगे इसको, तो मान लो 10 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाले थे उस सरफेस के अंदर और निकला 15 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो निश्चित रूप से ट्यूब के अंदर कोई चार्ज है, कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का।
हमने तो 10 को डाला था, जबकि निकल रहा है बाहर 15 को लाइन। यानी ट्यूब के अंदर फील्ड लाइन का सोर्स है कहीं ना कहीं, यानी कोई चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर। और डाई भी का निगेटिव होना, यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेज इनटू विल बी ग्रेटर देन क्रॉसेज आउट। यहां पर अंदर जाने वाला अमाउंट ज्यादा होगा बाहर वाले निकलने वाले अमाउंट से, ये मीनिंग होगा डाई भी का निगेटिव आना। या यहां पर बोलेंगे ट्यूब हैज सिंक, ट्यूब हैज सिंक। अब ये सब फिजिकल मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे बुक इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसका फिजिकल मीनिंग डाइवर्जेंस का बताया है।